नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो पिछली 2 कक्षाओं में हमने हिंदी व्याकरण में शब्द और शब्द के भेद के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी के आगे हम सर्वनाम तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम जो शब्द है उसके आगे 6 भेद हो जाते हैं। तो आगे 6 भेदों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कभी बोलने वाला खुद के बारे में, कभी जिससे बात हो रही है उसके बारे में, और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करता है और उनके लिए, उन संज्ञाओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष वो जिसमें जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो जब खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा या मुझको। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारा एक वचन और बहुवचन के माध्यम से 2 प्रकार का हो जाता है। जिसमें हमारा मैं है वो हमारा एक वचन है और हम बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत हमारा जो दूसरा आता है भेद वो आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जब वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके लिए जिन संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप आदि। अब उत्तम पुरुष की तरह मध्यम पुरुष भी एक वचन और बहुवचन की तरह ही 2 भेद में विभाजित हो जाता है। जैसे तू एक वचन में होता है प्रयोग, तुम बहुवचन में प्रयोग होता है, और आप बहुवचन में आदर सूचक शब्दों की तरह ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो तीसरा भेद है हमारा वो आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें वक्ता जिससे बात कर रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में, तो किसी अन्य व्यक्ति के विषय में जो बातचीत हो रही है और उस व्यक्ति के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारे एक वचन और बहुवचन के तरह 2 भेदों में विभाजित होते हैं। जैसे वह जो है वो हमारा एक वचन में
प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है हमारा उनसे, वह आज दिल्ली जाएगा। तो एक वचन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और उनसे कहना कि आज मैं घर नहीं आऊंगा, तो उनसे जो है हमारा वो बहुवचन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम और उसके भेद के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय, जो चीज निश्चित है, उन निश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैसे यह, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है यह, ये क्या है हमारे निश्चित जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। और इसका जो तीसरा भेद आता है वो आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो चीज हमारे सामने निश्चित नहीं है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, बाहर कोई खड़ा है। अब किसी ने दरवाजा बाहर खटखटाया, हमें पता है कि बाहर कोई है, लेकिन कौन है इसके बारे में हमें निश्चय नहीं है। तो जो कोई शब्द है हमारा, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम के भेद है उसके अंतर्गत आता है। इसमें अन्य आ सकते हैं हमारे, जैसे कोई, कुछ, ठीक है। तो इसी का ही जो अन्य भेद है सर्वनाम और उसके, उसमें हम पढ़ते हैं आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में हमारे कोई ना कोई प्रश्न उठता है, तो उन प्रश्नों को पूछने के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह कौन है। जो कौन शब्द है वह व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। किसी वस्तु या घटना के लिए आप क्या लाए हो, तो यहां जो क्या शब्द है ये हमारा वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है, और जो कौन है वो हमारा व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये कौन और क्या, ये जो है शब्द ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसी में अगला जो भेद है हमारा वो है हमारा
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनमें मिश्र वाक्यों के अंदर एक तो हमारा प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य है। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में कि वह लड़का चला गया, वह लड़का चला गया जो, हाँ जी, तो क्या होगा इसमें, जो अक्सर झूठ बोलता है, जो अक्सर झूठ बोलता है। तो अब ये जो वाक्य है वह लड़का चला गया, ये है एक प्रधान वाक्य और एक है इस पर आश्रित। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लिया गया है या जो लाया गया है जो शब्द, वो क्या है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो दो शब्दों को, जिसमें दो वाक्यों को, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा इसमें आश्रित उपवाक्य होता है, तो इन दो प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वही हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें तीसरा, छठा और अंतिम जो है वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब निज से तात्पर्य क्या होता है? निज से तात्पर्य होता है स्वयं, अपने लिए, अपने लिए, या निज मैंने होता है अपना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए या स्वयं के लिए करते हैं वही शब्द जो है वो हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें एक हम उदाहरण देखते हैं कि वह खुद खाना बना लेगा या लेगी। तो यहां हमने एक शब्द का प्रयोग किया है खुद। तो खुद जो शब्द है वो खाना बनाने वाले व्यक्ति ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है। तो स्वयं के लिए या अपने लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो हमने सर्वनाम और उसके भेद के अंतर्गत 6 उपभेदों को पढ़ा है, जिसमें पहला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है उसमें हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा आता है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो भेद है अंतिम वो आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो अपने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कल की कक्षाओं में हम हिंदी व्याकरण का ही कोई एक अन्य जो विषय है, जो एक अन्य टॉपिक है वो पढ़ेंगे और ऑनलाइन कक्षाओं का जो शेड्यूल है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया आपको समझाने का
इसी मेरे प्रयास को आपके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, उसे लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अपने इसी प्रयास को आगे भी जारी रखूंगा। धन्यवाद।